पर विषय को एस्टैब्लिश करने के लिए पीएचडी ज़्यादा जरूरी है कि कोई यूनिवर्सिटी उसको एस्टैब्लिश कर दे, हाँ भाई मान्यता दे दी हमने कि हाँ भाई ये विषय हमारा कन्फर्म हो गया है और इस विषय पे हमने जो स्टडी की, मैंने जो स्टडी की है वो परफेक्ट है। पर होता क्या है कि हमारे यहाँ की हिंदुस्तानी पद्धति कह लो या सारी जिंदगी कह लो, आदमी अपने आप को इतना बिजी होता है कि वो अपने हेल्थ की ओर कभी ध्यान नहीं देता, पैसे कमाने में दूसरे कामों में लगा रहता है। यदि इसके साथ साथ ये म्यूजिक करता है तो ये हार्ट अटैक वाली पोजीशन हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। हमारी बॉडी साउंड की तरफ इस तरीके से रिएक्ट क्यों और कैसे करती है? मतलब एक साउंड और एक म्यूज़िक की इतना भी कैपेसिटी है कि वो हमारे अंदर कोई इमोशन जागरूक कर सके, हमारे अंदर एक पर्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करवा सके, एक इमोशंस का अप या डाउन करा सके। तो साउंड और म्यूज़िक में ये कैपेसिटी क्यों और कैसे है? सारी बीमारियों का इलाज म्यूजिक से हो सकता है। सारी कैंसर कैंसर पे एक्चुअली क्या होता है कि कैंसर यदि आपको फर्स्ट स्टेज में पता पड़ जाए तो जनरली फर्स्ट स्टेज में पता ही नहीं पड़ता लोगों को कि हो गया है करके, पर कैंसर होने के बाद आपको जिस दिन पता पड़ जाएगा कैंसर है तो उसके लिए भी म्यूजिक है, पर कैंसर के साथ साथ। तो इस चीज़ की परख कैसे होती है कि कौन सा साउंड, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे प्ले किया हुआ म्यूजिक कौन सी इंसान की कौन सी बीमारी के लिए फायदेमंद होगा? ये सवाल बिल्कुल वाजिब भी है, पर ये सवाल 10 मिनट में समझने लायक नहीं है। अच्छा, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा। म्यूजिक को यूज करके चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे? गाने सुनने से सिर्फ टाइम पास, एंजाइटी दूर होना ये सब नहीं होता, उससे एक्चुअली आप बीमारियां ठीक कर सकते हो। अजीब साउंड कर रहा है ना? कर सकता है, बट ये सच है। वेलकम बैक ऑन अ सेकेंड पॉडकास्ट। हमारे आज के गेस्ट हैं एशियाज फर्स्ट म्यूजिक थेरेपिस्ट डॉक्टर भास्कर खांडेकर। ये वो इंसान है जिन्होंने कंप्लीट एशिया में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु परस्यूड म्यूजिक थेरेपी, क्रिएटेड सब्जेक्ट्स आउट ऑफ इट और उसमें पीएचडी करी। और इनके साथ आज हमने इस सब्जेक्ट को पूरा डाइसेक्ट किया है, एक बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करी है कि म्यूज़िक थेरेपी वर्क कैसे करती है, साउंड वर्क कैसे करता है। म्यूज़िक आपके कान में जा रहा है तो उसका अंदर जाके आगे होता क्या है, कौन से गाने आपको कैसे अफेक्ट करता है, कौन सा साउंड अंदर जाके कैसे अफेक्ट करता है, और कैसे आप इन साउंड फ्रीक्वेंसीज और म्यूज़िक को यूज़ करके बीमारियां ठीक कर सकते हो, चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो अपनी बॉडी की, अपनी माइंड की, मेंटल हेल्थ एंड इवन फिजिकल हेल्थ। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है, अलग टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, और कंप्लीट एशिया में जो सबसे एक्सपर्ट इंसान होगा इस टॉपिक पे उनके साथ ही कॉन्वर्जेशन हुई है। सो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरेस्टिंग होगा ये। सो मेक श्योर इसको एंड तक देखें, बहुत मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट विद इट। डॉक्टर भास्कर खांडेकर, एशियाज फर्स्ट म्यूजिक थेरेपिस्ट, वेलकम ऑन दिस एकेडमिक पॉडकास्ट। आज हमको आपके ही सारे विषयों पे बात करनी है, म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर, उसके इफेक्ट के ऊपर और उसकी जितनी डिटेल्स हो सकती है उनके ऊपर। बट वहाँ बढ़ने से पहले हम थोड़ी बातचीत आपके ऊपर कर लेते हैं कि कैसे सूझा और ये क्यों और कैसे दिमाग में आया कि म्यूज़िक थेरेपी आपको करनी चाहिए, या इस फील्ड में पीएचडी करके आपको एशियाज फर्स्ट म्यूज़िक थेरेपिस्ट आप जो बने, इसका आइडिया कहाँ से आया? देखिए, पीएचडी करने वाली बात तो बाद में आती है, पहले तो उसमें सीखना पड़ता है बहुत कुछ। आज के डेट में देखा जाए तो 40-42 साल मेरे को म्यूजिक वायलिन इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल वायलिन इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए मेरे को हो गया। उसी में प्रशिक्षण प्राप्त किया, उसमें ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट होता है। तो वहाँ से शुरुआत करते करते मैंने शुरू किया था पूरा वायलिन का कोर्स पूरा किया मैंने। उसमें वायलिन में प्रैक्टिकल भी होता है, बजाने वाला काम भी होता है, पढ़ने लिखने वाला भी काम होता है, उसमें थियरी बहुत बड़ी होती है, वो सारा पढ़ा। और शुरू से मैं कला के क्षेत्र में रुचि थी और मेडिटेशन भी साथ में करता और स्वास्थ्य के लिए पहले से मैं कॉन्शियस था। तो इन सब चीज़ों को कंबाइन करने के लिए मैंने सोचा कि अपन एक नई चीज़ ईजाद की जा सकती है। और उसके ऊपर क्योंकि मेरा अपना खुद का अनुभव आया कि वायलिन बजाते समय, मेडिटेशन करते समय हमको अपने आप पे क्या अनुभव होते हैं, मैंने अपने आप पे पहले उसका अनुभव लिया, उसके बाद उसको थेरेपी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अब मैं म्यूजिक थेरेपी मतलब म्यूजिक मतलब एक कला हो गई, थेरेपी एक विज्ञान हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, मेडिकल साइंस हो गया उसमें। तो कला और विज्ञान इन दोनों विषयों को मैंने कंबाइन किया है। और कंबाइन करने के लिए मेरे को कला का क्षेत्र तो मेरा चल ही रहा था 12-15 साल से।
शुरू की बात कर रहा हूँ, आज तो 40 साल हो गए। पर उसके लिए फिर मेरे को मेडिकल साइंस में पढ़ना पड़ेगी, स्वास्थ्य क्या होता है, शरीर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हुई तब तो हम उसको जोड़ पाएंगे, एकदम से तो जोड़ नहीं सकते थे। तो मैंने मेडिकल पे कुछ अध्ययन करने के लिए मेडिकल कॉलेज भी गया, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एनाटॉमी के उनसे भी मिला, उसके अलावा फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट से भी मिला कि क्या होता है। एक सोचा कि कोई भी दवाई जब हम लेते हैं पेट में जाती है, और पेट में जाने के बाद हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, और वहाँ से वो हमारे शरीर पे कुछ प्रभाव डालना चालू कर देते हैं। राइट। अब म्यूजिक ऐसी कोई खाने वाली चीज़ तो है, करेक्ट। हम इसे कान से सुनते हैं, फिर ये हमारे बॉडी में कैसे डिजॉल्व होती है, कैसे घुल जाती है, कैसे असर करेगी, तो न्यूरोलॉजी भी बीच में आती है फिर, क्योंकि कान से जाती तो ब्रेन में जाएगी, ब्रेन गया मतलब न्यूरोलॉजी वाले पार्ट आ गए, हमें उनसे भी कंसल्ट किया। तो सब तरह से सलाह लेते हुए, सब तरफ से मार्गदर्शन लेते हुए म्यूजिक मेरा चल ही रहा था और मेडिटेशन भी साथ में चल ही रहा था। तो मैंने सबको कंबाइन करने की कोशिश की और खुद सबसे पहले अपने आप पे अनुभव पाया कि इसका असर कैसे होता है, क्या होता है। और इस तरह से मैंने कोशिश की कि हम उस पर एक विषय बना के पीएचडी भी की जा सकती है। आजकल का जमाना ऐसा है कि हम सिर्फ अनुभव करते रहे और सिर्फ बताते रहे लोगों को, तो लोगों को विश्वास कम होता है। इसलिए मैंने पीएचडी का विषय बनाया उसको कि पीएचडी करने के बाद डॉक्टरेट मिल जाती है तो एक अथॉरिटी बन जाता है व्यक्ति, और जब अथॉरिटी बन जाता है वो बात करता है तो वो कोटेशन बन जाता है। राइट। जब कोटेशन बन जाता है और अथॉरिटी बन जाती है, डॉक्टरेट मिल जाती है, यूनिवर्सिटी उसको सर्टिफाइड कर देती है इस विषय को, तो हम कॉन्फिडेंट होके लोगों को बता सकते हैं। इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल भी करने पड़े खूब सारे, क्योंकि पीएचडी करनी है तो पीएचडी ऐसे तो लिख के सिर्फ काम नहीं होता है। और म्यूजिक थेरेपी ऐसा विषय था कि बिना प्रैक्टिकल किए डॉक्टरेट लेना भी अच्छा नहीं था, और पीएचडी करने के लिए प्रैक्टिकल करके हम लोगों को अनुभव बताएंगे कि हमने कितने पेशेंटों पे काम किया है। कि मैंने अलग अलग तरह की म्यूजिक डेवलप करके लोगों को सुना, और सुना के उनका पहले का बाद का सारा रिकॉर्डिंग किया, बीपी शुगर जो भी रिकॉर्डिंग जैसे जैसे डॉक्टर मुझे बताते गया पेशेंट के लिए, वो मैं करता गया और उसके इफेक्ट को मैंने एनालिसिस किया। समझ में आया कि इसका असर तो होता है, लेकिन असर सोना के लिए हमने अनुभव किया, पेशेंट ने अनुभव किया, इसको लेकिन वैज्ञानिक रूप से प्रूव करना पड़ता है सिद्धांत बनाने के लिए। इसके लिए मैंने पीएचडी करना ज़्यादा जरूरी समझा। पीएचडी करने के बाद एस्टैब्लिश हो जाता है कोई भी विषय, एक अथॉरिटी मिल जाती है कहने की। हम अथॉरिटी बनते बाद में डॉक्टरेट मिलने के बाद, पर विषय को एस्टैब्लिश करने के लिए पीएचडी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि कोई यूनिवर्सिटी उसको एस्टैब्लिश कर दे, हाँ भाई मान्यता दे दी हमने कि हाँ भाई ये विषय हमारा कंफर्म हो गया है और इस विषय पे हमने जो स्टडी की, मैंने जो स्टडी की है वो परफेक्ट है। ये बात जब तय हो जाएगी तब लोगों में मेरे पे विश्वास रहेगा और तब मैं लोगों को और अच्छे से जब बता पाऊंगा। पर होता क्या है कि पीएचडी की कुछ लिमिट्स होती हैं कि हमने एक टॉपिक बना लिया, उस टॉपिक को बनाने के बाद उसके उद्देश्य बना लिए जाते हैं और उसमें एक टाइम बार भी होता है और उसकी एक लिमिट ये होती है कि हमें इतने इतने क्राइटेरिया बना के इतने पेशेंटों पे ही काम करना है या इतने विषय में ही काम कर सकता है, क्योंकि पीएचडी करने की एक लिमिट होती है 4 साल 5 साल जो थीसिस कंप्लीट करने का ड्यूरेशन, यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है, जो सिलेबस यूनिवर्सिटी का कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से, तो हम उसको वास्ट कर नहीं सकते, हम जिंदगी भर करते रहे और फिर पीएचडी यूनिवर्सिटी कभी भी दे दें। तो उसके लिए एक विषय की लिमिट बनाई जाती है, क्राइटेरिया बनाया जाता है और उसके आधार पर काम करते हैं और उस काम पर को पीएचडी में लिख के उसको सबमिट करते हैं। उसका वाइवा होता है, उसका वाइवा होने के बाद यदि सक्सेसफुल रहा तो यूनिवर्सिटी अवार्ड देती है उस पर पीएचडी का। तो म्यूजिक थेरेपी से पीएचडी करने तक के लिए मेरा विषय नहीं रहा, उसको टोटल लाइफ में ओवरऑल पब्लिक पे उसको एप्लीकेशन भी मुझे करना था, इसलिए मैंने उसको शुरू से ही उसका विषय ऐसे ही मेरा अध्ययन था कि मैं लोगों पे उसका एप्लीकेशन कर सकूं म्यूजिक थेरेपी को। सिर्फ पीएचडी लेना है ये उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था कि म्यूजिक थेरेपी को एस्टैब्लिश करना है, इसलिए पीएचडी लिया। उसके लिए उस पीएचडी का करना जरूरी था, इसलिए पीएचडी करना वरना जरूरी था। उसके लेबल के बिना आप में वो अथॉरिटी नहीं आती। उसको लेबल कह सकते हैं मार्केटिंग लैंग्वेज, हाँ मार्केटिंग पर लैंग्वेज एक्चुअली वो एक स्टडी है, वो एक अवार्ड है, वो मेरा रिसर्च है जिसको यूनिवर्सिटी ने सर्टिफाइड किया है। तो अब ये कोई नहीं कह सकता कि हम गलत हूँ या आप कुछ भी बोल रहे हैं अपने मन से। हाँ अब वो एस्टैब्लिश्ड हो गया। वो हाइपोथेटिक नहीं था, हाइपोथेटिक कब तक था, जब तक मैंने उस विषय को रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं किया तब तक हाइपोथेटिक था, पर अवार्ड होने के बाद हाइपोथेटिक नहीं रह जाएगा।
तो इसलिए मैंने उसको अवार्ड लेने के लिए थीसिस बनाना ज़्यादा जरूरी समझा। तो ये पूरी ये बैकग्राउंड स्टोरी थी। बैकग्राउंड ये था। और म्यूजिक में इंटरेस्ट था, और म्यूजिक इंटरेस्ट आज भी है। मेडिटेशन बहुत सालों से करते आ रहे हैं, 40-50 साल हो गए, और हेल्थ के लिए कॉन्शियस पहले से ही थे। अब ये कह लूँ मैं, अब ये हो सकता है ऊपर वाले की इच्छा कह लो, ऊपर वाले की दया कह लो, कि आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, क्योंकि मैं इतने सालों से म्यूजिक कर रहा हूँ, वायलिन बजा रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ तरह तरह की चीज़ें। तो उसका इफेक्ट कर लो, या ऊपर वाले की दया कर लो, उसका एहसान कर लो, क्योंकि स्वास्थ्य तो वही देता है जो कुछ भी है, सारी बीमारियाँ भी वही देता है। पर हम उसको प्रैक्टिस में कितना अच्छा ला सकते हैं, और कितना हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, ये हमारी खुद की भी प्रैक्टिस रहती है। पर मुझे तो अच्छा अनुभव है म्यूजिक थेरेपी का, खुद भी म्यूजिक में कर भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, लोगों को दे भी रहा हूँ। करीब 40,000 पेशेंट हुए मैंने इस पर प्रैक्टिस किए हुए, और मेरे पास पेशेंट आज भी आते हैं अच्छे रिजल्ट्स के साथ, पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ। कोई जरूरी नहीं रहता कि एकदम से एक दिन में रिजल्ट आते, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी मेडिसिन तो है नहीं कि अपन ने लिया, कैप्सूल ली या इंजेक्शन लगाया, 15 मिनट में असर हो गया। ये स्लो प्रोसेस में होता है, और इंडिविजुअल होता है। और इंडिविजुअल होता है क्या होता है कि जैसे होम्योपैथी एक होती है, होम्योपैथी में क्या होता है कि दवाई एक होती है, उसका असर अलग अलग व्यक्तियों पे उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक वैसे म्यूजिक में भी होता है, हर व्यक्ति के लिए म्यूजिक अलग अलग बनाया जाता है या बनता है। यार म्यूजिक तो पहले से ही है, हम तो सिर्फ उसको कलेक्ट करते हैं। कोई भी चीज सर्च नहीं होती, रिसर्च होती है। पहले से वो है, उसको बस जैसे आलू का पराठा था, आलू तो पहले से ही है, पराठा पहले से बनता है, और वहाँ पे मिक्स किया है, तब जाके वो आलू का पराठा बना। तो आलू बनाने वाले ने आलू कोई बना के कोई नहीं बनाया, तो नेचर में था। वैसे संगीत के स्वर, संगीत नेचर में है, पेशेंट या इंसान ऊपर वाले ने दिए हुए, उसके अंदर की बीमारी है वो भी कहीं डिस्टर्बेंस आता है उसके बॉडी में, तो है। हमें तो सिर्फ उस पर एप्लीकेशन करना है, और उसको एक बार में एक सीधे लेवल में रख के रख देना। ठीक है, तो अब थोड़ी म्यूज़िक थेरेपी के ऊपर बात कर लेते हैं, इसके थोड़े साइंस में जाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को, जिसको अगर इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि म्यूज़िक से बीमारियां कैसे ठीक हो सकती है। म्यूज़िक थेरेपी साइंटिफिकली वर्क कैसे करती है, एक बार आप वो समझाइए। हमारी बॉडी पे, ब्रेन में क्या होता है म्यूज़िक के थ्रू, जिससे एक्चुअली कुछ ठीक होता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि म्यूजिक खाने की चीज़ नहीं है दवाइयों की तरह। बाकी के बीमारियों में या बाकी के डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको चेकअप करते हैं, चेकअप करने के बाद मेडिसिन लिख देते हैं, या तो कैप्सूल होता है, या टैबलेट होती है, या लिक्विड होता है, या इंजेक्शन होता है। ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, एक आर्टिफिशियल केमिकल होता है, राइट। ठीक है। ऊपर वाले ने हमारी बॉडी इतनी स्टैंडर्ड की बना के भेजी हुई है कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए और शरीर को खुश रखने के लिए सारे एंजाइम, सारे हार्मोन्स वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। ठीक है, सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ सस्टेनिंग है पूरा पूरा। बीमारी कब चालू होती है? जब उसमें डिस्टर्बेंस आता है, कोई हार्मोन्स का सीक्रेशन कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो हम इनबैलेंस हो गए। जहाँ हमारी बॉडी इनबैलेंस हुई, वहाँ हमें डिसीज चालू हो गई। हम म्यूजिक के थ्रू क्या करते हैं, उसको सिर्फ कंट्रोल करते हैं कि वो नॉर्मल बनाए। कैसे? ना ज़्यादा है, पता है उसके बारे में, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ज़्यादा हो रहा तो उसको कम करना है, कम हो रहा तो उसको बढ़ा देना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पैनक्रियास से इंसुलिन बनता है, जो हमारे बॉडी के शुगर लेवल को कम करता है या नॉर्मल करता है। राइट। जब पैनक्रियास से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो हमें शुगर की बीमारी इसको कहते हैं, या डायबिटीज़ कहते हैं। बीमारी का नाम शुगर नहीं है, बीमारी का नाम डायबिटीज़। और वो शुगर का लेवल कम या ज़्यादा, एक हाइपो होता है, हाइपर होता है। ज़्यादा होने लगा तो हाइपर में जाता है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़। कम होने लगेगा तो हाइपो हो जाता है। तो वो भी एक है बीमारी कि जब कम होता है, वो भी उसको भी हमें ऊपर बढ़ाना होता है। तो उसके लिए मीठा खाने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि बीच बीच में मीठा खा लिया करो। जिसमें ज़्यादा होता है उसमें खाने के लिए मना कर देते हैं। और इंसुलिन जब बन ही नहीं रहा है बॉडी में हमारे, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर वो या तो टेबलेट देते हैं या इंजेक्शन देते हैं। ये तो आर्टिफिशियल चीज़ हुई। करेक्ट। जो इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरल वे में बनना चाहिए था, वो तो बन ही नहीं रहा है। वैसे सारे हार्मोन्स के बारे में, जो बॉडी में हार्मोन्स बनने चाहिए या जो केमिकल बनने चाहिए, एक नॉर्मल लैंग्वेज में उसको केमिकल कह देते हैं, या जो एंजाइम बनने चाहिए या हार्मोन बनने चाहिए,
जो सीक्रेशन हमारी बॉडी में होता रहता है नेचुरल वे में, जो हम खाते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हम चलते फिरते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज होती है, उसके कारण वो बनते रहते हैं। वो जब उसमें डिस्टर्बेंस आता है कम या ज़्यादा, तो हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस आएगा तो हम बीमार पड़ते हैं। बीमारी का जड़ वही है। वो यदि सब कुछ बैलेंस रहेगा तो कोई जरूरत ही नहीं किसी को। पर वो जब नहीं होता है तो डॉक्टर, मेडिकल साइंस हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, या आर्टिफिशियली हमें बाहर से इंजेक्ट करने पड़ते हैं, इंटेक करने पड़ते हैं। म्यूजिक ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम ले सकें, देख रही है कि जिसको इंटेक कर सकें, इंजेक्ट कर सकें। ये तो सुनने और महसूस करने वाली बात है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण ये सब चीज़ें होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जाके बनने लगे। मैंने सारे इफेक्ट देखे कि उसमें क्या क्या हो सकता है, कि कौन सी दवाई लेने से क्या होता है और कौन सी दवाई लेने से क्या होता है, कि कौन सा एंजाइम कैसे बनता है। सारी चीज़ों का एक कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन कम या ज़्यादा जो भी हो, उसको कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, आँखों की ग्रंथियाँ होती हैं शरीर की, उनका हर एक का अपना अपना एक भाग होता है जिसके कारण ये सीक्रेशन होता है। मतलब ये कमांडिंग बॉडी है, बॉडी का वो है। अब उसको कंट्रोल क्या कर सकता है? या तो मेडिटेशन और या म्यूजिक। क्यों? म्यूजिक इसलिए करता है क्योंकि म्यूजिक कान से हम सुनते हैं, कान से सुनने के बाद हमारे ब्रेन में जाता है। हाइपोथैलेमस नाम का एक पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, हाइपोथैलेमस। उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। ये वाइब्रेशंस क्या करते हैं? हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को सिग्नल भेजते, चार्ज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो उसके कारण वो सीक्रेशन करते हैं, किया जा सकता है। अब कहाँ किसका कितना करना है वो म्यूजिक पे डिपेंड करता है फिर, कि हमें किसको कितना म्यूजिक देना है। ज़्यादा करना है तो कौन सा देना है, कम करना है तो कौन सा देना है। ये उसका हमने इसी का एनालिसिस किया मैंने, कि यदि कम करना है तो क्या देना है, ज़्यादा करना है तो क्या करना है। मतलब हाइपोथैलेमस एक पर्टिकुलर तरीके से वाइब्रेट करेगा। आप तो कोई भी आवाज़ सुनते हो, है ना, कोई भी आवाज़ सुनते हो तो कहाँ जाती है वो? कान में, दिमाग में। कान में जाती है। दिमाग में कैसे जाती है? उसको रियलाइज कैसे करते हो? हाइपोथैलेमस के कारण करोगे। अच्छा, वही तो वाइब्रेशन को आप सिग्नल देगा ना आपको फिर। यदि वो पोर्शन नहीं हुआ तो खत्म हो गया। तो हम सेंस नहीं कर पाएंगे कि हमको सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहा है, कौन क्या बजा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंटेलिजेंस का जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस की वजह से पार्ट अलग हो गया। इंटेलिजेंस पार्ट का काम क्या होता है कि उसको ये करना, हाइपरकेट करना, डिवाइड करना, अच्छा है या बुरा है। ये इंटेलिजेंस ही होगी। जैसे आज मैं बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लेवल पे बात कर रहा हूँ, आपको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी है विषय में, और एक हम नॉर्मल लेवल पे बात कर रहे हैं इसलिए इंटरेस्ट है। मैं यहाँ बैठ कर आपको गाली देने लगूँ, आप इरिटेट हो जाएंगे, आपका इलाज होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। और आपकी अच्छी बड़ाई करने लगो कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप आगे जाके बहुत अच्छा भविष्य है, तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने आपके बारे में अच्छा बोला। जब मैंने आपके बारे में अच्छा बोला तो आपके अंदर के हार्मोन्स अच्छे अच्छे निकलने लगे, आपको खुशी का एहसास होने लगा। जब खुशी का एहसास होता है तो एंडोर्फिन्स बनते हैं। जो एंडोर्फिन्स बनते हैं तो हमारी मतलब एहसास जो होने वाली बात होती है एंडोर्फिन्स के कारण। तो कान से जो चीज़ अच्छी जाएगी तो एंडोर्फिन्स बनेंगे, बुरी चीज़ जाएगी तो एंडोर्फिन्स नहीं बनेंगे, गुस्से बनेंगे, इरिटेटिव बनेगी। म्यूजिक आप कितना ही बजाओ, जोर से बजाओगे पर गाली नहीं निकलेगी उससे। लेकिन यहाँ पे तो जैसे कि आपने जो एग्जांपल दिया अच्छी बात और बुरी बात का, तो उसकी वजह से जो मेरी बॉडी में अंदर से रिस्पांस निकला वो तो आपकी करी हुई बात के मीनिंग की वजह से निकला, क्योंकि आप उसको शब्दों में समझ रहे हैं। हाँ ठीक है। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसमें सिर्फ शब्द मायने नहीं रखता है, स्वर मायने रखता है। संगीत में 7 स्वर होते हैं बेसिक, उसके अलावा कोमल तीव्र में आगे 4 कोमल होते हैं, 1 तीव्र होता है। इस तरह से 4 और 1 5 मिला के 7 5 12, ये 12 स्वर हो जाते हैं। इन 12 स्वरों से राग बनते हैं। पहले तो थाट बनते हैं, हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की पद्धति है, उसमें बेसिक थाट बनते हैं, उस थाटों से राग बनते हैं। 10 थाट माने गए, वैसे तो ज़्यादा होते हैं पर पढ़ाई 10 ही जाते हैं शास्त्र में और विषय में, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कहना है कि तुम 10 तो पढ़ लो पहले, बाकी के बाद में पढ़ना, आपने खुद ही पढ़ते रहो। पर बेसिक 10 पढ़ लोगे तो बाकी की चीज़ें समझ में आ जाएगी। हिंदुस्तानी म्यूजिक भी 2 तरह से बढ़ गया हमारा, एक उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत। आइए मैंने 10 थाट के बारे में बात की, हमारी ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में।
साउथ में मतलब दक्षिण भारतीय संगीत में 72 थाट बजाते हैं। अब एक थाट से हम आपको बता रहे जो राग बनाने का जो नियम है, उस राग बनाने के नियम से एक थाट से 480 राग बन सकते हैं। 480 राग एक थाट से। बाप रे। और 10 थाट हम लोग को यूनिवर्सिटी वाली बताते हैं कोर्स में, सिलेबस में। किसी भी यूनिवर्सिटी में उससे ज़्यादा बताते नहीं है कायदे से 36 उत्तर भारतीय संगीत में बताते हैं। पर बताया नहीं जाता है क्योंकि बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, सिलेबस तो बड़ी मुश्किल से समझ पाता है। एक साल में 8 या 10 राग होते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 राग करके वो परीक्षा पास कर लेता है और उसको लगता है वो सब कुछ संगीत सीख लिया। पर बेसिक जब वो पढ़ लेता है, एमए कर लेता है, उसके बाद उसको समझ में आता है उसमें तो सिर्फ बेसिक ज्ञान क्या है। म्यूजिक में एमए करने के बाद मास्टर ऑफ म्यूजिक की डिग्री जरूर होती है पर मास्टर ऑफ म्यूजिक उसमें मालूम ही नहीं, क्योंकि मास्टर ऑफ म्यूजिक तो वो होता है जिसको सारी चीज़ें मालूम हो जाती है। यहाँ तो बेसिक आपको 10 ही बताए गए हैं, उस 10 में से भी आपने 4 ही किए हुए हैं और परीक्षा में पास होने के लिए आपने 2 किए। अच्छा, यूनिवर्सिटी का सिस्टम क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से तो लाखों में 100 बच्चे म्यूजिक सीखने आते हैं, उन 100 में से 100 को हम फेल कर देंगे तो म्यूजिक सीखने कोई नहीं आएगा। तो यूनिवर्सिटी का और एग्जामिनर का उद्देश्य रहता है कि 100 के 100 पास हो जाए तो कम से कम आने वाली जनरेशन म्यूजिक सीखेगी। जब फेल होने लगेंगे बच्चे तो उसमें आएगा नहीं कोई, इसलिए उसको इतना ही लिमिट सिखाई जाती है कि भाई तुम पास होते रहो। और एग्जामिनर का भी लिबरल होता है इतना कि भैया उसको पास करने लायक भी, हाँ तू गा दे, तू जितना सीखा उतना ही गा दे, हम तुमको पास कर दे। इस उद्देश्य से यूनिवर्सिटी के म्यूजिक के सिस्टम और म्यूजिक का एजुकेशन चल रहा है। पर पूरा एमए करते तक ऐसे ही सिस्टम चलता रहता है। एमए होने के बाद उससे पूछो आगे क्या, तो उसको नहीं मालूम, उसने जितना सीखा उससे ज़्यादा बता नहीं पाता। पर सिस्टम बहुत बड़ा है, म्यूजिक शास्त्र बहुत बड़ा है। जितना आप मेडिकल साइंस को समझते हो उससे शायद ज़्यादा म्यूजिकोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि म्यूजिक हाइपोथैलेमस म्यूजिक जाता है, उसका हमको मीनिंग हमारा ब्रेन नहीं कैच करता। हाँ। क्योंकि सुरों का मीनिंग, लिटरल मीनिंग तो है नहीं शब्दों में। देखिए शब्द म्यूजिक सिर्फ शब्दों में सीमित नहीं है ना, हाँ, स्वरों में। स्वरों में। अब जैसे मैं वायलिन बजाता हूँ तो वायलिन में तो 40 साल से बजा रहा हूँ, एक भी शब्द नहीं बजाया मैंने आज तक। मैं क्या बजा रहा हूँ? मैं स्वर बजा रहा हूँ। हाँ। शब्द तो नहीं, शब्द कौन है? जो गाने वाला है, जो गीत जब लेके जाएगा, वो गीत जब गाया जाएगा तो उसका मीनिंग वो समझता है। गजल हो गई तो गजल जब गाई जाएगी तो गजल का भाव तब समझ में आएगा जब वो शब्द उसको समझ में आते होंगे। उर्दू फारसी हर एक की समझ में नहीं आती, पर स्वर के लिए किसी लैंग्वेज की लिमिट नहीं है। तो मतलब हमारी बॉडी क्या, जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप का स्वर है, उसके सामने अगर 10 इंसान खड़े कर दिए तो वो 10 के 10 लोग उस स्वर को एक तरीके से ही इंटरप्रेट करेंगे। उनका दिमाग बिल्कुल नहीं करता है। जैसे आप भागवत कथा होती है, किसी भागवत कथा में हजारों लोग बैठे रहते हैं, उस भागवत कथा में सब समझ लेते हैं क्या? नहीं लेते। और उन्हें सबने समझ लिया था तो हर भागवत कथा में हजारों की भीड़ होती क्या? नहीं। उसको समझने वाले 4 ही होते हैं। ठीक वैसे संगीत का कोई कार्यक्रम होता है, एक आर्टिस्ट, कोई कलाकार अपना संगीत का परफॉर्मेंस दे रहा है, हॉल में 500 लोग, 600 लोग, 1000 लोग बैठते हैं, क्योंकि शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 1000 से ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। पॉपुलेशन एक शहर के 22-25 लाख है भी, तो भी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम 500 से 700 के बीच में, उससे ज़्यादा का नहीं होता। पब्लिक ही नहीं आती क्योंकि शास्त्रीय संगीत को सुनने समझने वाले लोग कम होते हैं। बात आती है फिर आगे कि सुनना और समझना, ये दोनों चीजें अलग अलग अंतर है। लता मंगेशकर जी का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर वो गाना, गीत, उसके शब्द वो मेरे को समझ में आए इसलिए। ठीक है, तो ये हो गई समझने वाली बात, ये मतलब सुनने वाली बात। समझते क्या है हम? जिसके स्वर कौन कौन से लिए गए, जो यदि शास्त्रीय संगीत या संगीत का जानकार हुआ तो उसके स्वरों की भी रचना जो क्या हुई है उन शब्दों के लिए, वो भी समझने की कोशिश करता है। कौन से शब्द के लिए कौन से सुरों का यूज किया गया है, कैसे कंपोजिशन बनी है, कंपोजिशन मतलब रचना कैसे बनी है, वो डिपेंड करता है। तो वो भी जो समझ ले उसको संगीत का समझ में आता है। अब आती है बात, अच्छा लगता है इसलिए मैं भी गा लूंगा कि लता मंगेशकर के सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, मैं भी गा लूंगा। तो तुम्हें अच्छा लगता है इसलिए तुम गा लोगे, ये जरूरी नहीं है। रिसीव करना ये अच्छी बात होती है। तो हमारे मैक्सिमम लोग तो रिसीव करना ही नहीं जानते। डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग होना चाहिए। हमारे यहाँ सब हियरिंग करते हैं, गाने अच्छे लगते हैं,
चला लिया मोबाइल, आजकल तो मोबाइल चला लिया, हमारे ज़माने में मोबाइल में गाने नहीं होते रहे, हम लोगों को कैसेट्स आती रही, कैसेट पे टेप रिकॉर्ड लगा के सुनते रहे। मेरे सारे प्रैक्टिकल मैंने कैसेट से किया। उस समय ये सीडी भी नहीं था, पेन ड्राइव भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, सिम भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने प्रैक्टिकल तो उस ज़माने में किया जब ये सब चीज़ें थी नहीं, ज़्यादा ही नहीं थी। तो हमारे लिए तो और ज़्यादा कठिन हो गया था वो काम। हम पूरी बैग लेके चलते रहते, एक में कैसेट, एक में टेप रिकॉर्ड, एक में म्यूजिक, अपने हेल्थ इंस्ट्रूमेंट, बीपी चेक करने वाले सारी चीज़ें, स्टेटस्कोप, सब कुछ लेके घूमते रहे। उस पर से जाके अपने प्रैक्टिकल किए हुए। अब उसके बाद ज़माना ऐसा बदल गया कि अब मोबाइल में हमें क्लिप भेज देंगे, किसी पेशेंट को वहाँ बैठ के सुन लेगा। ये ज़माना अब आ गया, हमारे समय नहीं था। हमारे समय लोग आते थे तो कैसेट लेने आते रहे, हम कैसेट देते रहे बना के, लोगों रिकॉर्डिंग करते रहे घंटा भर पहले उसके पेशेंट के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, तब जाके उसको देते रहे। तो म्यूज़िक थेरेपी की जो रेंज है वो कितनी बीमारियों को अपने अंदर समा सकती है? मतलब कौन सी टाइप की बीमारियां हैं जो म्यूज़िक थेरेपी से ठीक हो सकती है? बराबर। देखिए बीमारी किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारे हाथ पाँव टूट गए, ये बीमारी नहीं। ये तो अपघात या इस टाइप का एक्सीडेंट। तो इसका इलाज तो बीमारी से नहीं, मतलब म्यूजिक थेरेपी से नहीं होगा। करेक्ट। वैसे स्ट्रोक कोई भी हर तरह का स्ट्रोक, हार्ट अटैक, जब अटैक आता है तब हम कुछ नहीं कर सकते, म्यूजिक थेरेपी कुछ नहीं कर सकते। एक बार सन स्ट्रोक, उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इंजर्ड और अटैक, इसमें हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। पर अटैक आने के नॉर्मल लेवल पे जो व्यक्ति आ जाएगा, नॉर्मल मतलब थोड़ा 2-4 दिन बाद आ जाएगा, आईसीयू से बाहर आ जाएगा, उसके बाद यदि म्यूजिक थेरेपी चालू कर सकते हैं तो उसको रिलीफ साथ मिलता जाएगा, उसकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। कोई भी एक्सीडेंट हो तो भी हो रही है। पर यदि म्यूजिक थेरेपी, जनरली लोग बीमारी डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब उसको बीमारी होती है तब। मेरी एडवाइस ये है कि आप म्यूजिक हमसे पहले से ही लेते हैं, जब आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, तो आपके हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगे हमेशा। तो ये अटैक वाला जो पोर्शन है ये तो कभी नहीं आएगा, उस पोजीशन तक पहुंचेंगे नहीं कभी आप। एक्सीडेंट के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है, पर एक्सीडेंट होने के भी चांसेस तब होते हैं जब आपका ब्रेन डिस्टर्ब होगा, अनबैलेंस होगा, या आपकी सोच कह सकते हैं ऐसा बहुत सारे केसेस में ऐसा ही वही होता है। क्या मोबाइल से बात कर रहे हैं, आपका माइंड डाइवर्ट था, ट्रैफिक से आप भाग गए, करेक्ट है ना, या तो आपको कॉन्शियस नहीं रहे, नीचे पानी बस पड़ा हुआ था, आपने देखा भी नहीं, ध्यान में नहीं दिया और चलते चले गए, स्लिप हो गए। पर आपका ब्रेन कॉन्शियस होगा तो आप हर चीज, हर कदम सोच समझ के चलेंगे, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। करेक्ट। तो ब्रेन को बैलेंस करने का सिस्टम फिर म्यूजिक पे आ जाता है। तो म्यूजिक थेरेपी आप बेसिकली शुरू से यूज कर रहे हैं तो कॉन्शियसनेस भी बढ़ी रहेगी आपकी, हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे आपके, तो बीमारियों से, बहुत सारी बीमारियां तो पहले से टाली जा सकती है, अटैक वाले चांसेस कम हो जाएंगे। पर अटैक आने के बाद और इंजर होने के बाद हम म्यूजिक थेरेपी को कुछ नहीं कर सकते। प्रिवेंशन के लिए बेटर है म्यूजिक थेरेपी, ये प्रिवेंशन के लिए बहुत बेहतर है। और सीएनएस से रिलेटेड सारी बीमारियां, अब सीएनएस से रिलेटेड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से के डिस्टर्ब होने से जो बढ़ती हैं बीमारियां, ब्लड प्रेशर हो गई, डायबिटीज हो गई, एस्थमेटिक प्रॉब्लम भी उसी से हो जाता है, पैलेटिव की पोजीशन जो आती है, ब्रेन स्ट्रोक जो भी आता है, यदि आपका बीपी नॉर्मल होगा, अच्छा मेन क्या है, बीपी नॉर्मल होगा और शुगर नॉर्मल होगी तो आपकी 90% बीमारियां तो वैसे खत्म हो जाती है। ओके। हार्ट की प्रॉब्लम बीपी बढ़ने से आएगी, शुगर बढ़ने से आएगी, या शुगर कम होने से आएगी, या बीपी कम होने से आएगी, पर सब दोनों चीज़ें नॉर्मल रहेंगी तो हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ब्रेन की प्रॉब्लम भी जो आती है जिसको पैलेटिक एसिड बोलते हैं, जब बीपी शूट होता है तो सीधे ब्रेन के अंदर बिल्कुल बारीक बारीक नसें, उसमें से ब्लड का प्रेशर खूब जोर से फेंकेंगे तो क्लॉट बनेगा, क्योंकि उसको कोर्स बढ़ने के लिए जगह नहीं थी वहाँ पे, तो ये क्लॉटिंग होगी तो पैलेटिक होता है। और साइकेट्रिक बीमारियाँ, साइकेट्रिक बीमारियाँ तो सब बहुत अच्छी जल्दी होती है, इसके लिए एक्चुअली साइकेट्रिक बीमारियों के लिए मेडिसिन है ही नहीं, है दुनिया में नहीं। तो फिर जैसे जो भी मेडिसिन दी जाती है वह तो ब्रेन को रेस्ट करने के लिए दी जाती है, सुलाने के लिए की जाती है, इससे ब्रेन डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। पर म्यूजिक से रेस्ट भी मिलेगा और ब्रेन डैमेज भी नहीं होगा। जो ड्राउजीनेस लाती हैं मेडिकल साइंस की कंपनी जितनी भी दवाइयाँ साइकेट्रिक या मेंटल डिसीज से जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें ड्राउजीनेस लाने का काम होता है, चाहे हाइपर एक्टिविटी होगी चाहे जैसे भी हो, पर ब्रेन को डैमेज करती हैं क्योंकि ड्राउजीनेस ना हो तो ब्रेन तो शांत हो गया, बंद हो गया, तो म्यूजिक क्या करेगा, ब्रेन को एक्टिव रखेगा पर रिलैक्सेशन देता रहेगा। बट स्लीपीनेस के अलावा भी तो साइकेट्री की दवाइयाँ कुछ और इफेक्ट करती ही होंगी। इफेक्ट करती हैं,
पर उन सारी दवाइयों मतलब से पॉजिटिव बहुत सारी करती दवाइयाँ, है। देखिए पॉजिटिवनेस तो होती है हर चीज में, कहीं ना कहीं पॉजिटिव तब तो चल रही है। सिर्फ सुलाने वाला काम होता तो वो तो हर कोई कर लेता, लोग तो दारू पी के भी सो जाते हैं। हाँ। तो हमें नशा करना नहीं है ना, भांग खा के भी लोग ये हो जाते हैं, पर वो ट्रीटमेंट है क्या भांग या दारू? नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है, उसमें पॉजिटिवनेस आनी चाहिए, तो वो ट्रीटमेंट कर रहा है। तो म्यूजिक से आपको कभी ड्राउजीनेस नहीं आएगा, नशा नहीं आएगा। म्यूजिक का नशा होता है बात अलग है, पर म्यूजिक से नशा नहीं नहीं होगा। जैसे कि अब साइकेट्री में कुछ माइल्ड बीमारियां भी रहती है, डिप्रेशन एंजाइटी हो गया, और कुछ जो एकदम सीवियर है, स्काइज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, जितनी भी बीमारी तो जो ये टाइप की है, सारी बीमारियों का इलाज म्यूजिक से हो सकता है, सारी बीमारियों का। कैंसर पे एक्चुअली क्या होता है कि कैंसर यदि आपको फर्स्ट स्टेज में पता पड़ जाता है, जनरली फर्स्ट स्टेज में पता ही नहीं पड़ता लोगों को कि हो गया है करके, पर कैंसर होने के बाद आपको जिस दिन पता पड़ जाए कि कैंसर है, तो उसके लिए भी म्यूजिक है, पर कैंसर के साथ साथ उनकी जो कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो करते ही रहना पड़ेगा, मतलब पैरेलल चलना पड़ेगा। पैरेलल चलने का एक एडवांटेज ये हुआ कि आपकी बॉडी को बैलेंस करने का और हार्मोन्स को सीक्रेशन देने के लिए और स्टिमुलेट करने के लिए म्यूजिक आपका काम करता रहेगा। मेडिसिन जो है उसके जो बीमारियों की जो वायरस का लो या बैक्टीरिया का जो भी है उसको मारने का काम करता रहेगा, उसके लिए म्यूजिक मारेगा नहीं, म्यूजिक का काम है सिर्फ जिंदा रखना। तो बॉडी को हेल्थी बनाए रखने के लिए म्यूजिक काम करता रहेगा, आपको पॉजिटिवनेस लाने के लिए म्यूजिक काम करता रहेगा, पर मेडिसिन का काम जो है वो मेडिसिन ही करेगा वहाँ पे, पर्टिकुलरली कैंसर के लिए। पर्टिकुलर कैंसर किसी भी बीमारी में, चाहे वो भी बीमारी हो आपको, उसमें म्यूजिक हेल्प करेगा आपको मेडिसिन के साथ साथ। जैसे हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक आने के बाद हम म्यूजिक एकदम से लो, गाना सुन लो, ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। उसमें जो वॉल्व चेंज करना होगा किसी का तो करना ही पड़ेगा। जहाँ हार्ट अटैक मतलब क्या कि हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो जो ब्लॉक हो जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी जो ये होती है वेंस होती है जिसमें से ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, उसमें ब्लॉकेज आता है। राइट, ब्लॉकेज आया कि मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, तो उसमें वेंस में तो ऑपरेशन करना पड़ता है, उसकी सफाई होती है, एंजियोग्राफी वगैरह होती है, सब कुछ होता है, एंजियोप्लास्टी होती है, तो उसको सफाई की जाती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, कभी कभी वॉल में वो स्टेंट डाल दिया जाता है, तो उससे फिर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक किया जाता है। तो उतनी प्रोसेस में म्यूजिक कुछ नहीं कर सकता, पर उसके बाद म्यूजिक काम कर सकता है रिकवरी के लिए, और उसका करता रहेगा तो फिर दोबारा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर होता क्या है कि हमारे यहाँ की हिंदुस्तानी पद्धति कह लो या सारी जगह की कह लो, आदमी अपने आप को इतना बिजी होता है कि वो अपने हेल्थ की ओर कभी ध्यान नहीं देता, पैसे कमाने में या दूसरे कामों में लगा रहता है। यदि इसके साथ साथ ये म्यूजिक करता है तो ये हार्ट अटैक वाली पोजीशन आएगी नहीं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली म्यूज़िक मतलब वो सारी बीमारियां या वो सारी चीज़ें जो हमारे हार्मोन्स, केमिकल्स, हमारा माइंड और जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनसे अफेक्ट होती है, उन सभी चीज़ों पर म्यूजिक की पकड़, म्यूजिक थेरेपी की पकड़ है। म्यूजिक थेरेपी से कंट्रोल किया जा सकता है। म्यूजिक थेरेपी से कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा एक सोचना रहता है कि साधन और साधना और सिद्धि ये तीन चीजें अलग अलग है। अच्छा, एक्सप्लेन करता हूँ। हमें कोई भी साधना करनी है, साधना का मतलब कोई भी जिंदगी का कोई भी उद्देश्य हमारी साधना होती है। हम यहाँ से किसी दूसरे एरिया में जाना है, ये हमारा उद्देश्य हो गया, मतलब ये हमारी करना साधना, हमें यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए हम जो भी करेंगे ये हमारी साधना होगी। और उसको साधना को पाने के लिए हमें साधन चाहिए, या तो गाड़ी चाहिए या स्कूटर चाहिए या ट्रेन चाहिए या कुछ भी चाहिए, ये हमारा क्या हो गया, साधन हो गया। वैसे ही हमारी शरीर है, हमारी जिंदगी का जो भी उद्देश्य है उसको पाने के लिए जब हम पालेंगे तो सिद्धि हो जाती है कि हमने उसको सिद्ध कर लिया। राइट, उसको पाने के लिए जो हम एफर्ट्स करते हैं वो साधना हो गई। और उस साधना को पाने के लिए शरीर हमारा साधन। तो हमारा साधन ही यदि खराब होगा तो हम साधना कैसे करेंगे, सिद्धि कैसे मिलेगी, और फिर सिद्धि कैसे मिलेगी। तो हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, साधन हमारा शरीर है, तो साधन को प्राप्त करना है, साधन को बैलेंस रखोगे। आपकी गाड़ी के कार के चार चक्के में से एक चक्का भी पंचर हो जाता है तो गाड़ी आपकी रुक जाती है। वैसे आपकी बॉडी में से जितने भी ऑर्गन है उसमें कुछ भी ऑर्गन खराब हुआ तो आपकी बॉडी रुक गई, तो आप चाहे जितनी साधना कर लो, साधना पे तो पूरी नहीं होगी तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी। तो पहला प्रायोरिटी तो साधन है। राइट, हम जितना खान पान के लिए कॉन्शियस हो गए हैं उतना ही कॉन्शियस
कॉन्शियस हमें म्यूजिक के लिए भी होना जरूरी है। मेडिटेशन हर एक के बस की बात नहीं है। आप आंख बंद करके 2 घंटा भी बैठ जाओगे तो मेडिटेशन नहीं कहलाएगा। सो जाओगे 6 घंटे, उसको मेडिटेशन नहीं कहेंगे। तो एग्जैक्टली वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हम मेडिटेशन कहला सकते हैं? होता है कॉन्शियसनेस, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए। जब माइंड न्यूट्रल होता है वो स्टेटस होती है मेडिटेशन की। और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि आप न्यूट्रल स्टेट में हो, वैसे ही मेडिटेशन टूट जाता है। मेडिटेशन इसलिए टूट जाता है क्योंकि ग्रेविटी का है, हमारा शरीर वजनदार है। धरती में भूमि जो है, जमीन है, पृथ्वी जो है, उसमें ग्रेविटी पावर है। तो जो ही वो पोजीशन आती है तो जहाँ हमको रियलाइज होता है कि अभी तक हम न्यूट्रल थे, कोई थॉट नहीं है दिमाग में। आप आंख बंद करके कोशिश करते हो न्यूट्रलाइजेशन पे जाने की। आपके दिमाग में जब तक थॉट चल रहा है तब तक आप मेडिटेशन में नहीं हो, मेडिटेशन की प्रोसेस में। जब आप थॉटलेस हो जाओगे, और वो बिना रियलाइज होते होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है, वो प्रैक्टिस से होता है। हमारे दिमाग में हम सोचो, हम आंख बंद करके यहाँ बैठ गए, हमारे दरवाजे पे कॉल बेल बजी और हमने उसको अटेंड कर लिया, हमारा ब्रेन नहीं, तो हमारा मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन वो होगा कि कॉल बेल नहीं, बैंड भी बज जाए शादी बारात का, तो भी हमारा दिमाग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब वो न्यूट्रल स्टेट मेंटेन रहनी चाहिए। वो न्यूट्रल स्टेट मेंटेन रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, पर दूध वाला आ गया उसको भी अटेंड कर लेते हैं, पड़ोसी से झगड़ भी लेते हैं, भाई आ गई काम करने वाले इससे भी सारा ऑर्डर दे देते हैं। तो सारी चीजें कर रहे हैं, पूजा भी चल रही है, तो ना पूजा हो रही है, पूजा की प्रोसेस हो रही है, एक्टिविटी हो रही है। पूजा का मतलब क्या? आप 4 घंटे पूजा कर रहे हो, समझो 4 घंटे की पूजा, भगवान ने आपको प्रसन्न थोड़ी कर लिया। आप 4 घंटे डेकोरेशन कर रहे हो अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए। क्योंकि वैसे जो कहा गया है ना, सत्यम शिवम सुंदर, ये सत्यम शिवम सुंदर मतलब क्या है? हर चीज सत्य होनी चाहिए और साथ में सुंदर भी होनी चाहिए, तब तो शिव मिलेगा। आप सुबह सुबह फूल लाते हो और सजाते हो भगवान को, क्यों? क्योंकि फूल सुंदर होता है। आप पत्ती ले आओ सूखी हुई, आप ही को अच्छी नहीं लगेगी। कचरा ले आओ, प्लास्टिक ले आओ, रख दो वहां पे, नहीं होगा। फूल क्यों? नेचर का है, सुंदर होता है, सुगंध अच्छी होती है। वहां 2 घंटे बैठ पाओगे, आपको एनर्जी देगा ना, पॉजिटिव एनर्जी के लिए ना, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए हमने उसको वहां मिलाकर आप सेटिस्फाइड हो गए ना पहले। तो जहां आप सेटिस्फाइड हो गए वहीं भगवान आएगा। इस एग्जाम्पल पे एक ओशो की फिलोसॉफी का भी थॉट है। वो कहते कि तुमने फूल तोड़ा और भगवान को चढ़ाया, वो पेड़ पे चढ़ा ही भगवान के लिए था। तो तुमने जो लगाया वो तुमने खुद को चढ़ाया, वो पेड़ पे चढ़ा था तो भगवान के लिए ही चढ़ा था। देखिए बिल्कुल ओशो की बात है, अपन ओशो का उदाहरण ले रहे हैं। एक्चुअली क्या, ओशो भी एक फिलोसोफर ही थे और वो भी बहुत पुराने नहीं थे, आधुनिक जमाने के ही हैं। क्योंकि मैं तो उनसे देखा हुआ, उनसे बात की भी, देखी हुई है मेरी। हमारे जमाने के, हमारे जबलपुर में थे वो, हमारे शहर में थे। तो जबलपुर के पास होने से, जबलपुर के मैंने उनको कई बार लेक्चर भी सुना हुआ, बहुत पुरानी बात है उस समय की। पर ओशो को स्टैंडर्ड नहीं माना सकता। हाँ, स्टैंडर्ड, क्योंकि वो एक इंसान था जो अपनी पूरी लाइफ का स्ट्रगल करते हुए वहां तक पहुंचा था। तो उसने सारी दुनिया की दुनियादारी सहन भी की हुई है, झेली भी हुई है, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी। करेक्ट। इसलिए उसको हम भगवान तो नहीं मान सकते थे, पर फिलोसोफर है, विचार होते हैं। पर ये विचार उसका नहीं है ना, हाँ, उसके पहले का भी है, पहले का विचार है। उसने कहीं पढ़ा है, उसने कहीं समझा है। मैं भी मानता हूँ फूल जो एक्चुअली आप भगवान को फूल चढ़ा रहे हो, कौन सा फूल चढ़ा रहे हो? जो झाड़ में लगा हुआ है। झाड़ किसका है? झाड़ को फूल कैसे खिला? नेचर से। नेचर क्या है? भगवान। भगवान के बगीचे से लाए वो फूल आप भगवान को चढ़ा रहे हो और बोल रहे हमें पैसा दे दो, ये हमारी जिंदगी सफल करा दो। ये तो वही बात हो गई, किसी के गले में से पैसे निकालो और काउंटर पे जाके दे दो कि भाई सामान दे दो। ये पैसा कहाँ से आया? उसी गले से आया। फूल भी कहाँ से आया? उसी का बगीचा है ना। नेचर क्या है? उसी का बनाया हुआ है और उसी का फूल ला के हम उसी को चढ़ा रहे और हम बोल रहे हैं खुश हो रहे। एक्चुअली ये सारी खुशी आपकी हो रही है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भगवान ने तो खुश होने के लिए फूल लगाया था ना। आप बगीचे में घूमो, आपका मन प्रसन्न होगा। ओवरऑल लाइफ का एक्सट्रीम जो भी कर लो आप, उद्देश्य कह लो आप या रिजल्ट कर लो आप, क्या है? खुश होना है। खुश होना, राइट। आप फूल देख के भी खुश हो जाओगे। छोटे बच्चे जो एक्टिविटीज होती है नॉर्मल इनोसेंट, वो चूंकि इनोसेंट है इसलिए अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छे वो बदमाशी करने लगेगा, उनका ब्रेन चलने लगेगा, उस दिन आपको अति हो जाएगी तो आप उससे दूर हो जाओगे। तो इनोसेंस होना चाहिए, मतलब
सत्यता होनी चाहिए वहाँ पे, तभी शिव है। वो चीज हमारी फिलोसॉफी में लागू करती है, म्यूजिक थेरेपी में। जहाँ शब्द आ जाते हैं फिर तो वहाँ विवाद पैदा हो जाएगा, जहाँ स्वर होगा वहाँ कोई विवाद ही नहीं होगा, इसलिए संगीत हम बोलते हैं। एक और जनरल चीज़ कि हमारी बॉडी, मतलब इसको हम साइंटिफिकली भी टैकल कर सकते हैं या स्पिरिचुअली भी देख सकते हैं, जैसा आपको लगे। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, साउंड और म्यूज़िक, इसमें अब मैं सिर्फ शास्त्रीय संगीत की बात नहीं कर रहा, जितने भी प्रकार का साउंड हम सुनते हैं, मतलब वो गाड़ी के चलने का हो, ताली बजाने का हो, म्यूज़िक का हो, इंडियन वेस्टर्न जो भी टाइप का साउंड है, यूनिवर्स का सारा साउंड, हमारी बॉडी साउंड की तरफ इस तरीके से रिएक्ट क्यों और कैसे करती है। मतलब एक साउंड और एक म्यूज़िक की इतना भी कैपेसिटी है कि वो हमारे अंदर कोई इमोशन जागरूक कर सके, हमारे अंदर एक पर्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करवा सके, एक इमोशंस का अप या डाउन करा सके। तो साउंड और म्यूज़िक में ये कैपेसिटी क्यों और कैसे है? देखो आपको बता रहा हूँ, साउंड हमारी बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों करती है साउंड को? देखिए एक नॉइज होता है, साउंड होता है जिसको हम, और एक होता है सोनोरस, एक सोनोरस, हाँ, म्यूजिकल या फिर सुरीला बोल सकते हैं, ठीक है। और एक सिर्फ ध्वनि होती है। एक ध्वनि के अलावा आपने क्या कहा? नाद। ठीक है, एक नाद जो होता है जिसको हम बजाते हैं, बजरी बजाएंगे तो उसमें तो नाद होना ही होना है, शंख भी बजाएंगे तो भी नाद होना है। पर जब स्वर की बात आती है तो स्वर की एक लिमिट है, सारे गाँव पता नहीं सा, वो उसी स्टैंडर्ड पे बजेगा तो ही उस स्वर है, उसमें फ्रिक्वेंसी कम ज़्यादा होगी तो वो स्वर नहीं कर, मतलब उस फ्रिक्वेंसी का साउंड जो है, उस वेवलेंथ, उस एम्पलीट्यूड, बस वही साउंड है, वही स्वर है, वही स्वर है। तो वो स्टैंडर्ड पे जब जाएगा तभी वो सोनोरस साउंड कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉइज है। ये फ्रीक्वेंसी कंप्लीट यूनिवर्स के लिए सेट है कि ये हमारी खुद की बनाई हुई है? हमारी बनाई हुई है ही नहीं, जो फ्रीक्वेंसी साकी हमारे यहाँ है वही फ्रीक्वेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स। हम बोलते हैं उसको सा है, बाकी दूसरी कंट्रीज में कुछ और बोला जाता है। हम अभी भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें, इसमें सारे गाँव पा रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड फिक्स है, उसको कोई नहीं हिला सकता, उसको यदि हिला दिए गए तो वो सा नहीं रहेगा, वो रे नहीं रहेगा। तो उसका जो इफेक्ट हमारी बॉडी पे या हमारा माइंड उसके ऊपर जो रिएक्शन करता है वो नहीं होगा। पता नहीं कहाँ से जाएगा, तो हाइपोथैलेमस पे रिएक्ट करेगा। यदि नॉइज होगा तो उसका इरिटेशन होगा, सोनोरस साउंड होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। एक छोटा बच्चा होता है, आपको उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा बच्चा 4 से 6 महीने के बाद साल भर तक उसको दुनिया की कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, उसको कोई शब्द नहीं मालूम, फिर भी माँ लोरी गाती है या दादी लोरी गाती है, बच्चा सो जाता है, उस लोरी का एक शब्द भी उसको समझ में आता है क्या? नहीं आता। वो सोता क्यों है? वो सोनोरस साउंड, लोरी के पीछे जो स्वर चलते रहते हैं, शब्दों को नहीं सुन रहा है, वो उस साउंड को सुन रहा है, वो सोनोरस साउंड। क्या हमारे इमोशंस भी उन स्वर में उतर जाते हैं? ऑफ कोर्स, हमारे इमोशंस उस स्वर में नहीं उतरते, उन स्वरों में वो इमोशंस होते हैं जो हम फील कर लेते हैं। नहीं, गाने वाले के देखो एक बता रहा हूँ मैं, गाने वाले के हर एक को नहीं करते ना, जैसे मैं बोलूंगा मेरी बात हर एक को समझ में आएगी जरूरी नहीं है। गाने वाले जगजीत सिंह की आवाज किसी को अच्छी लगती है, किसी को चित्रा की अच्छी लगती है, किसी को किशोर कुमार की लगती है, किसी को मोहम्मद रफी की लगती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको सबके एकदम से पसंद आती है? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वैसे इंस्ट्रूमेंट्स में भी हमारे बांसुरी किसी को अच्छी लगती है, किसी को वायलिन अच्छा लगता है, किसी को सितार अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे, तो कोई जरूरी थोड़ी सारे को हर चीज को, हर व्यक्ति को सारी चीजें अच्छी लगे और हर एक को सारी चीजें पसंद आ जाए और आपको इसको बजाने भी लगे। राइट। मैं 40 साल से 45 साल हो गए वायलिन बजाते हुए, मैंने बांसुरी बजाने की कोशिश भी नहीं की, सीखा भी नहीं, पर इसका मतलब नहीं बांसुरी मुझे पसंद नहीं। डिपेंड करता है कि रिसीविंग कैपेसिटी हर एक की क्या है। आपके घर में सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, ऊपर छतरी भी लगी हुई है, रिमोट आपके हाथ में, आप चला रहे, टीवी भी ऑन है, सेटअप बॉक्स भी ऑन है, इसमें भी सेल पूरे हैं, रिमोट में भी, और उसके बाद तो पूरे चैनल चले भी रहे, छतरी भी लगी हुई है। क्यों नहीं? क्योंकि वो सेटअप बॉक्स में जो रिसीविंग कैपेसिटी है वो नहीं है, वहां से तो डिले हो गया। पर आप रिसीव, जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया, मैंने रिलीव कर दिया, आपके पास कान भी है, दिमाग भी है, आपने अभी सुन लिया, पर समझा क्या? तो रिसीविंग कैपेसिटी, वो रिसीविंग कैपेसिटी, वही चीज संगीत के साथ है। शास्त्रीय संगीत को बेस इसलिए माना जाता है क्योंकि स्वर तो वहीं से सीखेंगे आप,
दुनिया में कोई भी म्यूजिक हो सकता है। मैंने जो भी म्यूजिक थेरेपी की है, मैंने सिर्फ शास्त्रीय संगीत को आधार पकड़ के नहीं की फिर, क्योंकि उसको एडवांस लेना पड़ेगा। फिर एडवांस में जब हम जाते हैं तो हमको जो भी म्यूजिक अच्छा लगेगा हम उसको कैच करेंगे। हमको समझ में आएगा कि यार ये चीज़ है, ये जो म्यूजिक का पीस था ये बहुत अच्छा है, ये किसी के ट्रीटमेंट के काम आ सकता है। मैं उसको पकड़ लूँगा, उसको पकड़ के उसका क्लिप बनाऊंगा, उसको उस तरीके के पेशेंट पे यूज भी कर लूँगा। तो इसमें तो अभी हमने सुरों की और संगीत की बात कर ली। अब साउंड ऑफ नेचर, जो नेचर के साउंड है, मतलब चिड़ियाओं का चहचहाना या फिर पत्तों की आवाज़ या पानी की आवाज़, ये भी हमारी बॉडी पे अच्छे इफेक्ट शो करती है। तो ये जो साउंड है ये भी उन्हीं सुरों के अंदर आता है। आप बताइए, आप कोई भी साउंड निकालिए, यदि वो साउंड है, नॉइज नहीं होना चाहिए। यदि वो साउंड है तो संगीत के स्वर में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। मतलब अगर हम उसको एज अ साउंड समझ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि इससे हमको इरिटेशन नहीं हो रहा है, ये साउंड है, तो वो उन 7 स्वरों के अंदर कहीं ना कहीं फिट निकाल लेगा, फिट हो जाएगा। मैं किसी भी साउंड को, यदि वो साउंड है, सोनोरस साउंड है जिसको हम स्वर में होता है, नॉइस नहीं है, नॉइज नहीं है, तो मैं अपने वॉल्यूम पे निकाल सकता हूँ या कीबोर्ड पे निकाल सकते हैं। भले ये वो चिड़ियाओं की आवाज़ हो किसी का या पत्तों की, पत्ते की, पानी की, हवा की, किसी की भी, वो स्वर कहीं ना कहीं स्वर होता ही है वो। तो ये स्वरों की रचना मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं नेचर, मतलब जो साउंड इस नेचर में हमको देखने को मिला एज अ ह्यूमंस, क्या वहीं से ये स्वरों की रचना वहीं से आएगा। आप हमें एक चीज बताइए कि जैसे पुराने जमाने में शास्त्रीय भी नहीं था, संगीत भी नहीं था, ये दोनों शब्द तो थे ही नहीं। संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिर इन्हीं से हुई है, साउंड ऑफ नेचर, साउंड ऑफ नेचर से हुई है। पानी की कलकार, चिड़ियों की कलकार यहीं से हुई है। शुरू में क्या होता है, शब्द थे, भाषा नहीं थी। जब आदमी का विकास हो रहा था, मानव जाति का विकास हो रहा था, उस समय तो लैंग्वेज थी नहीं, राइट, बांसुरी भी नहीं थी, कीबोर्ड भी नहीं था, वॉल्यूम भी नहीं था। पर क्या हुआ, नेचर में से साउंड आने लगे। भावनाएं जो मानव जाति की थी उस समय, उस भावनाओं को प्रकट करने के लिए डिफरेंट प्रकार के वो साउंड क्रिएट करते थे, क्योंकि तब लैंग्वेज नहीं थी। तो वो जो लैंग्वेज नहीं थी और जो साउंड क्रिएट करते थे, उससे वो म्यूजिक बनने लगा। कभी वो फलियां होती हैं बड़ी बड़ी, सूख जाने के बाद उसमें आवाज होती है घुंघरू की जैसी, कर 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 कर, तो उससे वो घुंघरू बनने लगे। चिड़ियों, उन लोग पत्तियां से बीच में से वो पिन बजाते पुर पुर करके, उससे वो बीन जैसी बनने लगी। तो क्या हम इस चीज़ के ऊपर ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या पहले की म्यूजिक क्या लैंग्वेज से पहले बना? लैंग्वेज तो बाद में बनी, लैंग्वेज का डेवलपमेंट बाद में हुआ है, पहले तो साउंड बना, पहले संगीत आया। साउंड है, संगीत नहीं बोल सकते उसको। संगीत नहीं बोल सकते। जब आप उसको कंपोज करोगे, जैसे आटा, चावल, गेहूं, दाल, ये अनाज है, खाना नहीं है। खाना नहीं है, संगीत खाना है। स्वर पड़े हुए, उसको जब हम एक कंपोज करते हैं तब वो संगीत बनता है। रचना देते हैं, उसको आकार देते हैं, तब वो संगीत है, तब तक वो साउंड है। अब हम म्यूज़िक थेरेपी के एप्लीकेशन के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आप कहीं से भी आपको कोई साउंड मिलता है, आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है, फिर आप उसको निकाल लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं एंड देन उसको यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन, तो इस चीज़ की परख कैसे होती है कि कौन सा साउंड, कौन से इंस्ट्रूमेंट पे प्ले किया हुआ म्यूज़िक कौन सी इंसान की कौन सी बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होगा? ये सवाल बिल्कुल वाजिब भी है, पर ये सवाल 10 मिनट में समझने लायक नहीं है। अच्छा, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा, पर बताने के बाद उसको आप एप्लीकेशन में नहीं ला सकते। आपको एक चीज़ बता दूं, कटोरी आप किचन में 3 फीट से गिराइए, उसका साउंड अलग आएगा। चम्मच गिराइए, उसका साउंड अलग आएगा। थाली गिराएंगे, परात गिराएंगे, तवा गिराएंगे, हर एक का साउंड अलग अलग आएगा। करेक्ट, ठीक है। हमें कौन सा साउंड चूज करना है थेरेपी के लिए, जिसको अपन थेरेपेटिक वॉल्यूम कहेंगे या थेरेपेटिक म्यूजिक कहेंगे, वो हमें कैसे सिलेक्ट करना है, ये डिपेंड करेगा पेशेंट के ऊपर। ये हमें ट्रीट क्या करना है उस पर डिपेंड करेगा, वो कौन सा पेशेंट है, मेल है फीमेल है। अच्छा, यहाँ से शुरू होगा। ओके, उसकी हैबिट्स क्या है। कुछ लोग मीठा खाने वाले होते हैं, कुछ लोग मिर्च मसाले तड़का खाने वाले होते हैं, बिल्कुल तेज तरह, ये भी मैटर करता है। कुछ लोग नॉन वेज खाने वाले रहते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल माइंड होती है। हमें जब म्यूजिक थेरेपी में मैं प्रैक्टिकल कर रहा था 20 साल पहले, 20 क्या, मैंने 93 से काम किया, उसके और 30 साल से ज़्यादा हो गया, मेरे को 30 साल होते आया। तो बेसिक हमको पूरा फॉर्मेट बनाया था मैंने कि मेल फीमेल, उसमें मतलब एक क्वेश्चनर बना के रखा था कि मैं किसका पेशेंट का जो ट्रीट कर रहा हूँ वो कौन है,
उसका उसकी कौन habits क्या सा है, डेटा कलेक्ट पूरा करना डेटा है। कलेक्ट करना है। वो पेशेंट है किस कास्ट का है, इस पे भी डिपेंड करता है। कैसे? किस कास्ट का, कास्ट है, कास्ट इज, जिसको मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नॉन वेज खाने वाले लोग होते हैं, कास्ट से मतलब जाति के धर्म कास्टिज्म से पे नहीं, नहीं बट कल्चर के लिए। कल्चर के ऊपर डिपेंड करेगा उसका खान पान क्या है। ओके, इसलिए। क्योंकि नॉन वेज खाने वाले इतने का टेम्परामेंट अलग होगा, हम्म। और जो मीठा खाने वाले थे उसका टेम्परामेंट अलग होगा, जो सिर्फ हाँ। सादा खाते हैं उसका टेम्परामेंट अलग फूड होगा। हैबिट्स पे भी फूड मैटर हैबिट्स, करता है। फूड हैबिट्स के साथ साथ मेंटल हैबिट्स भी होती है। हम्म। वात पित्त कफ जैसे आयुर्वेद में होता है, हम्म। ये वात पित्त कफ के ऊपर डिपेंड करता है कि शरीर का बॉडी जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी होता है, वो इन तीनों पे डिपेंड करता है। Right. अब पित्त वात कम ज़्यादा होगा तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो हमको वहाँ से शुरू होगा हमारा काम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगी कि First step ये पेशेंट होगा, का डेटा और पेशेंट का पूरा डेटा होना चाहिए, उसको चेकअप करना है, उसकी समझदारी कितनी है, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल भी हमें सीखना पड़ता है, तो उसका आईक्यू लेवल भी हमें देखना पड़ता है। पर्सनालिटी हमको चेकअप करनी पड़ती है, उसका आईक्यू लेवल भी चेक करना पड़ेगा। पर्सनालिटी चेकअप के साथ साथ मतलब उसके हैबिट्स, खाने पीने की हैबिट्स, रहन सहन, वातावरण, उसके आसपास का कौन लोग है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी बीमारी कौन सी है और कितने साल से उसको बीमारी है, मतलब एज ऑफ पेशेंट एंड एज ऑफ डिसीज, हमें दोनों चीज चेक करनी है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत छोटा सा है और उसको बचपन से कोई बीमारी है, तो हम उसका इलाज अलग तरीके से करेंगे, और कोई उम्र भी बड़ा हो गया और पेशेंट की डिसीज अभी आई है, तो बीमारी तो अभी बॉर्न नहीं है, हमें उसको उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो उसका सिलेक्शन हमें करना पड़ता है, इसलिए हम शुरू में जब मैं करता तो 2, 3, 4 सीटिंग करता पेशेंट के साथ, उसको जज करने के लिए कि यार ये सूट कर रहा है कि नहीं, जिसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर बेसिस। ट्रायल एंड एरर। ओके। तो उस बेसिस को हमने पहले फॉलो किया, और इवन मेडिकल साइंस में भी आजकल वही हो रहा है, सभी लोग वही कर रहे हैं। 4 दिन के लिए बोले नहीं कि ये किलो 8 दिन बाद आके बताना, ठीक है, 8 दिन बाद हमने गोली बदल दी और ये वाली ले लो क्योंकि उसको समझ में आ रहा है। तो ट्रायल एंड एरर बेसिस वहाँ भी एप्लीकेबल होता है, तो हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई काम कर। तो पहले डेटा कलेक्ट कर लिया, उसकी एनालिसिस देख ली, उसका एनालिसिस कर लिया कि इसके लिए ये म्यूजिक सिलेक्ट कर लिए 2-3 हमने। म्यूजिक सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया, म्यूजिक सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है कि शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ है कि नहीं, शास्त्रीय संगीत समझता है कि नहीं। हर कोई व्यक्ति सीखा हुआ और जरूरी नहीं हो, समझता तो है, अच्छा तो लगता है, या बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। उप शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ, समझा हुआ, अच्छा लगने वाला। अदर म्यूजिक, लाइट म्यूजिक जिसको बोलते हैं, फिल्मी संगीत जिसको बोलते हैं, गजल बोलते हैं, उसमें भी उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है, सुनने लायक है कि नहीं है, गजल समझती है कि नहीं है, रिदम समझता है कि नहीं है। अच्छा, ये सब भी मैटर करता है, सब चीजें मैटर करेंगी कि उसको म्यूजिक का कितना नॉलेज है, उसका म्यूजिक का नॉलेज कितना है, क्लासिकल का है कि सेमी क्लासिकल का है कि नॉन क्लासिकल है कि नॉन म्यूजिकल है, बिल्कुल नॉन म्यूजिकल है। वेस्टर्न भी आता है आपके इसमें? म्यूजिक तो म्यूजिक होता है, उसमें वेस्टर्न और इंडियन ये क्या डिफरेंस है, स्वर तो वही है ना। वेस्टर्न में जो म्यूजिक बजाते हैं वो म्यूजिक मैं अपने वॉल्यूम पे बजा सकता हूँ, हिंदुस्तान में जो म्यूजिक बजता है शास्त्रीय संगीत वो भी मैं बजा सकता हूँ, क्योंकि स्वर तो वही है। करेक्ट। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाती है कि एप्लीकेशन वाली बात आती है। हम ट्रायल एंड एरर बेसिस शुरू में 1-2 सेटिंग करके उसको देते हैं, उसमें से देखते हैं कि कौन से म्यूजिक से जल्दी इफेक्ट कर रहा है। तो ये म्यूजिक आप खुद बनाते हैं या बनवाते हैं? कुछ तो म्यूजिक मैं खुद बनाता हूँ, कुछ चूंकि कंपोजिशन करना पड़ती है तो मैं खुद ही बना लेता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया एडिट करता हूँ कि म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं बीच मेरे को अच्छा लगा और मेरे को समझ में आ रहा है इसके काम का, तो मैं उसको एडिट करता हूँ। हाँ, तो मुझे इस समझ के बारे में पूछना है कि अब जैसे कि उस टाइम पे जब आपने सुना तो आपको कैसे ये चीज़ पकड़ में आई कि ये वाला म्यूज़िक जो है ये बीपी की बीमारी के लिए सही काम करेगा, या ये वाला म्यूज़िक जो है ये नींद की प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा सही इफेक्ट करेगा, वो कैसे समझ में आया? हाँ, ये चीज़ इसलिए मैंने आपको बताया कि 10 मिनट में नहीं समझा था, क्योंकि मेरे को आज 30 साल हो गए अनुभव से। मेरे को म्यूजिक का अनुभव 40 साल का, ट्रीटमेंट का अनुभव 30 साल का। मैं आपको बोलूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ म्यूजिक थेरेपी, मेरे से ट्रेनिंग ले लो, 6 महीने का आपको डिप्लोमा भी दे दूंगा, पर आपको ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो 6 महीने में आपने सिर्फ थेरी सी सीखी मेरे से। प्रैक्टिकल अनुभव लेने के लिए आपको 6 साल लग जाएंगे। मतलब वो 30 साल का एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस ऑफ साउंड और म्यूजिक, इसमें आपका टाइम जाएगा, आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको तरह तरह के पेशेंट सामने ला के रखने पड़ेंगे, तरह तरह का म्यूजिक उसको एप्लीकेशन लेना पड़ेगा,
हम आपको फॉर्मेट बता देंगे कि इस पेशेंट के लिए वात पित्त कफ में से वात के लिए ये वाला लेना है, पित्त के लिए ये वाला लेना है। वही चीज़ स्वरों में भी होती है। स्वरों का नेचर, जैसे कोमल स्वर है उनका नेचर अलग होता है, तीव्र स्वर है उसका नेचर अलग होता है, शुद्ध स्वर है तो उनका नेचर अलग होता है। एक क्लासिकल म्यूजिक में भी डिवाइडेशन है, स्वरों में क्लासिकल म्यूजिक में भी डिवाइडेशन है। यदि कोमल स्वर लग रहा है तो उसका नेचर अलग होगा, शुद्ध लग रहा है तो उसका नेचर अलग होगा, तीव्र लग रहा है तो उसका नेचर अलग हो जाएगा। और तीनों में बीच में कॉम्बिनेशन भी है कि कुछ कोमल भी रखें कुछ शुद्ध भी रखें तो उसका अलग कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसका नेचर अलग हो जाएगा। कुछ स्वर कोमल भी है तीव्र भी साथ में है तो उसका नेचर अलग हो जाएगा। डिपेंड करेगा। और एक कोई राग इसमें बिल्कुल कोमल है ही नहीं पर सिर्फ तीव्र रखा हो, तीव्र एक ही स्वर होता है मध्यम, वो बन रखा है तो उसका नेचर अलग हो जाएगा, तो साउंड की क्वालिटी में बदल जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा तो आपको भी ट्रीटमेंट वहाँ मिलने लगेगा। मतलब वो जो आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस ने वो समझ दी है कि समझ दी है। और ये जरूरी नहीं कि हर को 30 साल बाद समझ में आए, 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समझ पहले ही आ जाती है। आप 4-6 में 1 साल भर में आपको समझ में आ जाएगी। इससे आपको 2 रागों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। किसके? 2 रागों के बीच, 2 रागों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे 9 रस होते हैं तो 9 रसों में आपको डिफरेंस अलग अलग समझ में आता है, लैंग्वेज में समझ में आ जाता है, कविता में समझ में आ जाता है, वैसे स्वरों में भी होता है। पर स्वरों में 9 स्वर नहीं होते पूरे, क्योंकि इसे ये होता है भयंकर वाला, तो भयंकर स्वर तो होता ही नहीं कभी कोई ना। भयंकर लिखा जा सकता है, भयंकर चीज दिखाई जा सकती है, वो दिखेगा नहीं आपको। मतलब उस भाव को स्वर में आपको वो नहीं दिखने वाला। कुछ स्वर होते हैं जैसे 9 के 9 स्वर इसमें नहीं दिखेंगे, 9 के 9 रस इसमें नहीं दिखते संगीत में, पर वो विभत्स रस कहाँ से दिखाएंगे हम संगीत में? दिखा ही नहीं सकते। विभत्स रस का एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं डांस में, कथक में या दूसरे कुछ, मतलब उसका भाव फेशियली या फिर विजुअली एक्सप्रेस किया जा सकता है। विभत्स को विजुअली लिया जा सकता है, साउंड के थ्रू नहीं पोर्ट्रे कर सकते। शांत सुन सकते हो, समझ सकते हो, श्रृंगार सुन सकते हो, समझ सकते हो, देख भी सकते हो। तो इन स्वरों का डिवाइडेशन रागों पे अलग अलग हुआ है। ओके, तो अब एक बेसिक बेसिक है कि ये जो डिफरेंस पढ़ने के लिए ही शास्त्रीय संगीत का जो कोर्स किया जाता है उनमें इन स्वरों के नेचर बताए जाते हैं, वो सिलेबस में होता है। तो ऐसी चीजें वहाँ पे सिखाई दी जाती है, तो इसलिए जो भी शास्त्रीय संगीत के कोर्स करते हैं उनको बताया जाता है। ओके, तो अब एक कॉमन इंसान है जिसको ना क्लासिकल म्यूजिक का इतना नॉलेज है और ना उसकी तरफ इतना इंक्लिनेशन भी है, ये भी कह देते हैं, बट उसको म्यूज़िक थेरेपी या उसको म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है और वो चाहता है या चाहती है कि म्यूज़िक को वो एक थेरेप्यूटिक वे में यूज़ करे या उसको उस चीज़ का बेनिफिट लेना है, तो फिर उसको कैसे वो खुद के लिए क्या ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता है या कर सकती है कि मैं कौन सा म्यूज़िक सुनूं जो मेरे लिए बेटर होगा? मतलब पर्टिकुलरली डिजीज़ को लेकर तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है, बट क्या सिर्फ खुद के लिए जो अच्छा है, सुन के अच्छा लग रहा है या फिर मेंटली रिलैक्सिंग है, वो चीज़ फाइंड आउट कैसे? लेकिन सबसे इजी वे तो है जो आपको अच्छा लग रहा है आप सुनना चालू कर दो, कोई एनालिसिस नहीं वहाँ पे, समझने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपको गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो आपको किसी एक्सपर्ट से थोड़ी पूछने जाते हो, किसी एडवाइस से पूछने जाते हो, किसी डॉक्टर से पूछने जाते हो, नहीं है। वो कैसा बन रहा है उससे भी लेन देन नहीं है। खाने में अच्छा लग रहा है, केक बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है, एंजॉय करेंगे, तो वैसे म्यूजिक को एंजॉय करना सीख लो। आपको जो अच्छी चीज लग रही है वो सुन लो, कहती समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, उससे फर्क पड़ता है। जैसे गुलाब जामुन खाया, उसमें कितना मैदा डाला था, कितना खोआ डाला था, कितनी शक्कर, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सोचो ना, आप जब कोई दवाई लेने जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको एक कैप्सूल दे दी, आप डॉक्टर से पूछते हो उसमें कौन से केमिकल डाले हैं, कितने परसेंटेज में डाले हैं? नहीं। तो फिर हमारे म्यूजिक के बारे में क्यों पूछते हो? क्या लेन देन? हमने क्लिप दे दी, आप सुनो, एंजॉय करो, खत्म हो गई कहानी। वैसे जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो आप सुनो, उसमें कौन सा स्वर लगा है उससे आपको कोई लेन देन नहीं है, कौन सी लय में चल रहा है उससे कोई लेन देन नहीं है, कौन सी तार बज रही है उससे कोई लेन देन नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है आप एंजॉय। सिंपल फंडा वो है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो इनोसेंट पर्सन होता है, जैसे वो 6 महीने का बच्चा होता है, साल भर का बच्चा होता है, जिसको कोई समझ नहीं है, वो इनोसेंट, उसको लोरी का असर बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे हमारे लिए जिसको संगीत बिल्कुल नहीं समझता और उसमें संगीत का म्यूजिक थेरेपी का असर बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाएगा, उसमें दिमाग ही नहीं लगाएगा, उसको जैसा दिया उसने उसको परोस लिया, उसने परोसने के बाद उसने खा लिया, उसको मुझे अच्छा लगा। सबसे बेस्ट पेशेंट वही होता है जिसको म्यूजिक में कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि उसको जो दिया जा रहा है उसको दवाई समझ कर उसने रिसीव कर लिया। तो रिसीविंग, मैंने बताया डिफरेंस लिसनिंग एंड हियरिंग, तो लिसनिंग पोर्शन उसमें ज़्यादा होती है, उसको एनालिसिस ही नहीं करेगा वो,
शास्त्रीय संगीत जिसको खूब समझता है उसमें संगीत चिकित्सा का असर कम हो जाता है, क्योंकि मैं उसको जो राग दूंगा वो राग का एनालिसिस करेगा। वो और वो अपने आप को रोक भी नहीं सकता, रोक इसके लिए हैबिट में नहीं है, हैबिट में ही नहीं, उसका नेचर है, उसका पैशन है। तो मैंने उसको जो राग दे दिया है, मैं उस पर राग, मैं किसी भी पेशेंट को म्यूजिक देते समय उस पर राग का नाम नहीं लिखता हूँ, म्यूजिक थेरेपी लिखता हूँ, सिर्फ एक शब्द चिकित्सकीय संगीत। राग का नाम लिख दूंगा तो उस पर एनालिसिस चालू हो जाएगा, उसमें वाद हो जाएगा। तो वो जो वाद होता है कहाँ पर होता है, जब वो समझ में आता है। मैंने आपको गाली करके आपको समझ ही में नहीं है तो कोई बात ही नहीं हो। मैंने आपको प्रेज किया, अच्छा बोला, तो आपको समझ में नहीं आया तो भी आपको नॉर्मल लगेगा, और जब समझ में आ जाता है तो दिमाग चलने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी की थोड़ा सा एक मेरा दिमाग इधर दौड़ रहा है, मैनिफेस्टेशन होता है कि आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो यूनिवर्स से, उसके ऊपर बहुत चर्चा होती है। तो क्या म्यूज़िक का इसके साथ कोई कनेक्शन बिठाया जा सकता है या है ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन के साथ, मैनिफेस्टिंग पावर के साथ? वो तो पता ही, वो तो सवाल ही नहीं, तो नेचर की चीज़ है, नेचर से जुड़ी हुई। कैसे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि म्यूज़िक और मैनिफेस्टेशन को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? कनेक्ट क्या, तो कनेक्टेड है, हम तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं नहीं करना, जैसे मैंने बताया संगीत के साथ पहले से एस्टैब्लिश, मैंने उसका प्रयोग किया है सर। तो हम म्यूजिक को यूज करके चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? पावर तो होती है ना उसमें, एनर्जी की पावर होती है उसमें। आफ्टर ऑल मैंने आपको बताया ना कि एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो ना, स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो सकता है, फॉर्म चेंज हो सकता है। बस ये साउंड का है, इज इक्वल टू mc स्क्वायर वाला जो फार्मूला है वो यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। तो कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके पीछे थोड़ा सा और डिटेल बता सकते हैं आपकी? म्यूजिक से हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मुझे मैं अपनी लाइफ में, जैसे कि किसी को अपनी लाइफ में अगर पैसा मैनिफेस्ट करना है, या फिर अच्छा रिलेशन मैनिफेस्ट करना है, या कोई मटेरियलिस्टिक चीज मैनिफेस्ट करनी है, देखिए या खुद में कोई बदलाव मैनिफेस्ट करना है। आपको एक चीज बता रहा हूँ, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो एनर्जी डेवलप करनी पड़ेगी ना आपको अंदर, खुद में। वो एनर्जी डेवलप करेगा काम म्यूजिक करेगा। आप उस लेवल पे जब एफर्ट करोगे उतनी एनर्जी के साथ, जब आपकी एनर्जी उस फ्रीक्वेंसी की होगी तो ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। उस एनर्जी लेवल पे म्यूजिक का काम है ले जाने का। तो म्यूजिक आपको एक पुश देता है उस एनर्जी लेवल पे ले जाने के लिए। आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। आप भी मेडिटेशन कर रहे हो, कहने के लिए मेडिटेशन है, पर आपके मेडिटेशन में मेरे मेडिटेशन में फर्क आएगा। वैसे म्यूजिक में भी है, एक 6 साल सीखी हुई बच्ची और मैं 40 साल का सीखा हुआ, दोनों में फर्क आएगा कि मैच्योरिटी वाला। वही चीज वहाँ मैनिफेस्टेशन आपकी एनर्जी लेवल पे काम आएगा कि आप किस लेवल पे से काम में उठ के चल रहे हो और कहाँ पे जाके खड़े हो रहे हो, और मैं भी करूँगा उस लेवल पे काम करूँगा, तो वो तो चीज होगी। श्रद्धा वाली जिसको बात करते हैं, कुछ लोग श्रद्धा, हमारी श्रद्धा है, हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है, हर एक की श्रद्धा का लेवल अलग अलग होता है, हर एक की लिमिट आती है। बस इससे ज्यादा अपन नहीं बना, हम तो बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं, पर उस बिलीव के आगे नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि बस इतनी मालूम है हमको, इससे ज्यादा मालूम ही नहीं। जैसे मेडिटेशन, आँख बंद करके लोग सोचते मेडिटेशन, तो वैसे वहाँ पे वही चीज काम करेगी। तो अब एक मतलब जैसे कि कैसे पता चले कि कितनी ज़्यादा, मतलब उस म्यूज़िक से जो पुश मिल रहा है, तो एक तो वो कौन सा म्यूज़िक चूज़ करें उस पुश के लिए, और दूसरा कितना पुश मिलके या कितनी एनर्जी अपने आप में लेके हम उस लेवल पर जाएंगे कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअल हो पाए। मैंने 3D फार्मूला बनाया हुआ है। 3D फार्मूला क्या होता है? परफेक्ट डायरेक्शन, 3P, परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट टाइमिंग एंड परफेक्ट वॉल्यूम। आप सोचो म्यूजिक सुन रहे हैं, ऊपर बैठे हैं, ऊपर वाले ने फुल वॉल्यूम बना के हम यहाँ सुन रहे हैं, तो ये मेरी भी थेरेपी नहीं हो रही है, पूरे मोहल्ले के लिए एजुकेशन हो रहा है। तो किस वॉल्यूम में लेना, किस डायरेक्शन में लेना? डायरेक्शन मतलब हम कहाँ बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, कहाँ से बैठे हैं, मतलब हमारा इंटेंट या हमारा इनर ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए उस पे, और हमारा मतलब किस हमारा उद्देश्य क्या है, ये बोलते हैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से। टाइमिंग 3 घंटे सुनना, 1 घंटे सुनना, 10 मिनट सुनना, 5 मिनट सुनना, और उसके अलावा टाइमिंग कब सुनना है। अच्छा, वो भी मैटर करता है, मतलब कितनी देर सुनना है और कब सुनना है। मेंटल स्टेटस हमारा कब रिजर्व रहेगा उस सुनने के लिए। और इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर हम अपना म्यूजिक, टाइम और वॉल्यूम डिसाइड करके एक पर्टिकुलर पीस अगर उस पर्टिकुलर टाइम तक सुनते हैं तो हम उस एनर्जी लेवल पे वो हमको लेके जा सकते हैं जहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, क्रिकेट जो फेमस है पूरा खेल, उसके बारे में
बॉलर ने बॉल फेंकी, किसी भी स्पीड से फेंकी, ठीक है, सामने बैट्समैन है, उसने बल्ला भी घुमा दिया और वो टाइमिंग चूक गया, बॉल बल्ले पे आई ही नहीं, तो सिक्सर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फुल ताकत से उसने बल्ला घुमा दिया, तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई, बॉलर की बहुत सीधे निकल गई कीपर के हाथ में, तो उसको फेंकने का और उसके जो बैट्समैन है उसका एनर्जी का लेवल कहीं मैच हो गया नहीं, तो वो टाइमिंग वाली बात है कि उसका फोर्स कितने भी लगाए तो भी काम है क्या? नहीं है। परफेक्शन कहाँ होना चाहिए? बॉल और बैट का जब तक ये कनेक्शन नहीं होगा, बस वैसी एनर्जी का भी है। आप 4 घंटे कर रहे हो पर वो पावर ही नहीं दे पा रहे, अब वो पावर दे दी और ऐसे समय दे दी कि ब्लास्ट हो गया, मतलब माइंड तो स्टेट में ही नहीं है, स्टेटस में नहीं है, तो माइंड और स्टेटस आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई इंसान मतलब ये चीज़ पॉसिबल तो है करना 100% है। और अगर कोई इन 3 चीज़ों को टाइमली या सही तरीके से स्ट्रेटेजिकली कर लेता है, परफेक्ट गाइडेंस में काम करता है वो, हाँ, तो वो तो मैनिफेस्टेशन हो सकता है 100%, 100%। और इसके लिए गाइडलाइंस, इसकी गाइडलाइन आपको तो अंडर में आनी पड़ेगा किसी के मास्टर के। तो ये एक स्पिरिचुअल चीज़ के अंडर भी आता है कि ये म्यूजिक थेरेपी के अंडर भी आता है? स्पिरिचुअल ही है, लेकिन अभी तो हम इसको म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे थे पूरा। स्पिरिचुअल ही है ना, नेचर है ना वो तो भी। हाँ, वो भी एक तरीके से कॉमन पॉइंट तो है। कॉमन पॉइंट तो वही है ना, इसलिए म्यूजिक थेरेपी को हम ये देते हैं। आप मेडिटेशन करते हो तो भी स्पिरिचुअल है, पूजा करते हो तो भी देखो, एक धर्म अलग होता है, अध्यात्म अलग होता है। कर्मकांड धर्म के अंतर्गत आता है, अध्यात्म में कर्मकांड की जरूरत नहीं होती, ठीक है। धार्मिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, पूजा पाठ, होम हवन, श्लोक, ये सारी चीजें धार्मिक कर्म कांड है। धार्मिक धर्म अलग है, धार्मिक कर्म कांड है। धर्म क्या होता है? उसमें जो कुछ जानकारी है और हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं, जो संस्कार हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो धर्म है। धर्म मतलब पूजा पाठ नहीं है, एक कर्म कांड है। धर्म मेरा जैसा है, हमको पूजा पाठ करते जरूरी नहीं है, पर हम धर्म क्या निभा रहे हैं? हम अपनी लॉयल हैं। धर्म मतलब लॉज बोल सकते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के ये धर्म है। पर उसके अंतर्गत कर्मकांड में जो आ जाते हैं वो अलग व्यवहार हो जाता है। तो हर व्यक्ति पूजा पाठ करे जरूरी नहीं है, पर धर्म पे चल रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा है, किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये धर्म के अंतर्गत आ जाएगा। तो पूजा पाठ को इनसे अलग रखना है सब चीज़ों को। कर्मकांड अलग चीज़ है। 4 घंटे तक पूजा करने वाला व्यक्ति धार्मिक हो गया जरूरी नहीं है, उसके बाद उसके मोबाइल में वो गाली की बात करता है। लोगों के कॉलर ट्यून बहुत बढ़िया है, भजन में है, और पे स्क्रीन का स्टेटस भी बकाया था, किसी का डीपी भी लगा हुआ था, भगवान का भी लगा हुआ, पर गाली देते समय बात करेगा जब भी करेगा। कार में सामने फोटो लगी भगवान की, मोबाइल में कॉलर ट्यून में भगवान की, और गाड़ी चलाते समय गाड़ी चला रहे हो, तो क्या मतलब? भगवान के सामने रखा है, मोबाइल में भी भगवान है, दिमाग में भी भगवान है, पर मुंह पे नहीं। और नहीं तो कई लोग ऐसे भी माला जप रहे हैं और पीछे में कोई तो भी आ गया तो उसको भी गाली बकती, किसी का मोबाइल आ गया तो वो भी अटेंड कर लिया, माला जप रहे हैं, चल रहे हैं, रास्ते में भी चल रहे हैं। तो भाई क्या कर रहे हो हाथ में? कुछ एक काम कर लो, जो काम करो उसको ही बैठ के वहीं करो, बस इसके अलावा कुछ मत करो। कोई डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। म्यूजिक चला दिया, हम घूम रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, बर्तन भी मांज रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर म्यूजिक चल रहा है, तो थेरेपी नहीं कराएगी। म्यूजिक चलाएगा, सुनते हो, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, वो एंटरटेनमेंट हो जाएगा। अब किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट से टाइम पास तो होता है, मन अच्छा ही लगता है, पर जब थेरेपी की बात आएगी, जैसे अदरक का रस पीने से इलाज होता है, लहसुन का रस पीने से इलाज होता है, पर आप मसालों में खा के ले लेते हो तो इलाज असर तो करेगा, पर वो ट्रीटमेंट होगा क्या? नहीं होगा। पुदीने का रस, नींबू का रस है इलाज वाली चीजें सब आयुर्वेद में, पर आप जब खाने के साथ खाते हो तो ट्रीटमेंट नहीं कराएगा ना, वो टेस्ट कराएंगे, पेट में जाने का असर करेगा, पर ट्रीटमेंट नहीं करते, उसको एंजॉयमेंट करते हैं। काफ़ी डिस्कस किया हमने आज म्यूज़िक थेरेपी को, म्यूज़िक को, साउंड को, थोड़ा बहुत हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी चले गए, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे इतना कॉन्वर्सेशन तो सफिशिएंट ही नहीं है। मैंने करीब 12 साल तो मैंने रिसर्च की, 5 साल पीएचडी की, उसके बाद अभी तक काम कर ही रहा हूँ। मैं कहीं नहीं कहता इसको परफेक्ट हो गया, मैं कोई किताब नहीं लिख सकता आज, लिख सकता नहीं, मैं तो लिख सकता हूँ, पर जितना नॉलेज होता ही लिखूंगा। नॉलेज तो इतना वास्ट है कि जिंदगी भर चलेगा, तो उसको कभी एंड नहीं है उसका। मेरे पास मैंने 40,000 जैसे पेशेंट ठीक किए, पॉपुलेशन 40,000 तो नहीं है,
राइट। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में। तो जब मैं कम से कम लाख 2 लाख 5 लाख पे काम कर लूँगा तब किताब लिखने लायक भी हो जाऊँगा। तो एंडलेस है। और मैंने जो कुछ 40 साल में अनुभव किया हुआ है म्यूजिक में, 30 साल में म्यूजिक थेरेपी में, वो सोचो एक दिन में आपको बता दूँ, पॉसिबल ही नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तब भी आज हमने एक बेसिक बात जो एक कॉमनर को या फिर एक ऐसे इंसान को जिसको आज तक कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, उसके लिए काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्टरी हो गया एक नई दुनिया के लिए। क्योंकि शास्त्रीय संगीत को भी मैं नहीं समझाया, हाँ वो भी हमने अपने आप में समझाया, मैं तो सिर्फ ऊपर की चीजें बता रहा हूँ, ये कॉमन लेवल के लिए। तब भी काफ़ी अच्छा कॉन्वर्जेसन, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो गया ये, जिससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक नया नॉलेज, नई चीज़ जानने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। और भी विषयों पे हमको बात करनी है, कभी भी बात करिए, म्यूजिक थेरेपी के अलावा भी बहुत सारे विषय पे हैं, क्योंकि कोई भी विषय को कनेक्ट करना पड़ता है एक दूसरे से, कोरिलेशन निकालने पड़ते हैं। तो म्यूजिक को लेकर सिर्फ थेरेपी नहीं बनाई जा सकती, जैसे मैंने बताया आपको मेडिकल साइंस से बनानी पड़ती है, एस्ट्रोलॉजी से बनानी पड़ती है। कि हम किसी, आज मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं लोगों की कुंडली देख के बताता हूँ, हॉरोस्कोप वो देख के बता सकता हूँ कौन सा म्यूजिक सुनना है। इसको भी कनेक्ट करते हैं, इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। तो विषय तो बहुत बड़ा है ना वो भी। फिर क्योंकि मैंने फिर म्यूजिक को और एस्ट्रोलॉजी को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो कैसे किया फिर वो बात आ जाएगी। क्योंकि बीमार को हेरोस्कोप देख के जब बताया जा सकता है ये बीमारी आपको हो सकती है, तो ये भी तो बताया जा सकता है कि इलाज कैसे हो सकता है। तो कनेक्शन तो मिलेगा आपको। तो विषय बहुत बड़े हैं, बहुत सारे हैं, बहुत गहरे हैं, बहुत गहरे हैं, और उम्र कम पड़ती है सीखने के लिए, समझने के लिए। आज मैं भी ये नहीं कह सकता मैं पूरा परफेक्ट हूँ, क्योंकि गलतियाँ होती है, इंसान हूँ मैं, होती है गलतियाँ होती, पर करते करते ही बनेगा ना। इसको बोलते हैं ना, साधना करना ही। साधना अपनी चालू कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, म्यूजिक भी बजाते हैं, पेशेंट भी देखते हैं। ठीक है, आज के डिस्कशन को हम यहीं विराम लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगली बार फिर बैठेंगे किसी और विषय के साथ। थैंक यू आपका, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। मज़ा आया? म्यूज़िक थेरेपी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, उसके फंक्शंस क्या हैं, लॉजिक्स क्या है, साइंस क्या कहता है, इन सभी को आज हमने डिस्कस किया। डॉक्टर भास्कर खांडेकर एक ऐसे इंसान है जो बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक काफ़ी अच्छी पकड़, एक काफ़ी अच्छा नॉलेज होल्ड करता है। इनके साथ आज हमने उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में बात तो कर ली, बट और भी टॉपिक्स हैं जिनको हमें टच करना है, जिनको हमें समझना है उनके थ्रू। तो उनके लिए हमने एक और कॉन्वर्जेशन, एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करी उनके साथ में, एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक पे। तो उसको मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं करा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीक।